एग्जैक्टली हुआ क्या था? क्योंकि मोदी जी ने भी बाद में कहा कि अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा जाता तो कत्ल की रात होती, और पाकिस्तान से भी एमपी ने खड़ा होके पार्लियामेंट में बोला कि जो फॉरेन मिनिस्टर थे कुरैशी, उनकी तो टांगे कांप रही थी। और उस बैठक के बीच में विदेश सचिव ने एक पर्चा पढ़ा कि मुझे अभी अभी एक खबर आई कि भारत 9 मिसाइल्स पाकिस्तान की तरफ छोड़ने को तैयार है। ये हमारी इंटेलिजेंस के थ्रू मैसेज है। तो आप जब प्रधानमंत्री जी से मिले या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले तो उनका रिएक्शन किस तरीके का था? और उस समय रात के 12 बजे मुझे एक फ़ोन आता है सुहेल महमूद साहब का, जो पाकिस्तान के उच्चायुक्त थे। तो वो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं। और मैंने कहा ठीक है, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। मैंने चेक किया और मैंने उनको जवाब ये दिया कि देखिए, इस समय हमारे प्रधानमंत्री वो अवेलेबल नहीं है। कि टेररिस्ट अटैक जो होने वाला था पुलवामा में दोबारा से, तो उसकी टिप भी आईएसआई ने दी थी, और उस आईएसआई के चीफ थे आसिम मुनीर, जो आज पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं। ये बात उन्होंने मुझे कही कि जब खुद ही कहा कि भारत का मीडिया में बहुत नेगेटिव लिख रहा है मेरे बारे में और कह रहा है कि मैं आर्मी का पपेट हूँ। ये ठीक नहीं है, मैं कठपुतली नहीं हूँ। आईएसआई का या आर्मी के लोग आते हैं और आपको बिना बात में कहीं से भी उठा लेते हैं या फिर वहाँ पे आपके साथ मारपीट करते हैं। तो ये हमारे डिप्लोमेट्स के साथ बहुत हुआ है। नहीं, ठीक बात है ये, क्योंकि एक तरह से आर्मी बिकेम अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस। इतना ही आपने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इमरान बनाया कि लोग कहने लगे वाह क्या चीज़ है। अगर हम एनालिसिस करें तो हम 8 फरवरी के बाद के पाकिस्तान की एनालिसिस करें तो मुझे लगता है एक स्तर पर यहाँ हमने एक टक्कर देखी पुराने पाकिस्तान और नए पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान को रेडक्लिफ ने लाहौर क्यों दिया? और भुट्टो ने तो ये भी बोला था कि आप मतलब लाहौर में आओ और यहाँ से खालिस्तान का मतलब बनाने का प्रोजेक्ट चालू करो। जिया उल हक की आपने बात की, जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ उसके बाद वो फ्यूनरल पे आए थे और राजीव गांधी से मिलने के बाद वो होटल में जाते हैं, वो कहानी बताइए। तो वो होटल में जाते हैं, इंदिरा गांधी से काफी डरते थे वो, जिया उल हक। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। की पुस्तक दिखा देता हूँ। तो सर तो पाकिस्तान में जब आप हाई कमिश्नर थे 2017 से 2019 तक, जब हमने 5 अगस्त 2019 को 370 धारा हटाई भारत ने, तो तब आपको यहाँ पे भेजा गया इंडिया में। तो आप पहले हाई कमिश्नर थे जो जिनको भेजा गया ऐसे एक्सपल्शन? पहले जिनको एक्सपेल किया गया या भारत को कहा गया कि अपने उच्चायुक्त को आप विड्रॉ करें, तो ये पहली बार हुआ है। युद्ध के समय हो चुका है और एक बार पहले हुआ जो भारत ने खुद अपने उच्चायुक्त को वापस आने को कहा। ये था दिसंबर 2001 में जब हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। मगर ये पहली बार हुआ कि पाकिस्तान ने किसी उच्चायुक्त को कहा कि आप जाएं, या जिसको हम पॉपुलरली एक्सपल्शन कहते हैं कि एक्सपेल किया। ये बताइए कि जब बालाकोट हुआ और उससे पहले जब पुलवामा हुआ, कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? क्योंकि मोदी जी ने भी बाद में कहा कि अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा जाता तो कत्ल की रात होती, और पाकिस्तान से भी एमपी ने खड़ा होके पार्लियामेंट में बोला कि जो फॉरेन मिनिस्टर थे कुरैशी, उनकी तो टांगे कांप रही थी। तो एग्जैक्टली क्या चल रहा था वहाँ पे? बहुत कुछ चल रहा था, बहुत कुछ हुआ उस महीने में। आज 26 फरवरी है, एग्जैक्टली 5 साल पहले की बात है बालाकोट की। तो 14 फरवरी को पुलवामा का हादसा हुआ, जब हमारे सीआरपीएफ जवानों पे हमला हुआ, उनमें से 40 की मौत हुई। तो ये जो हुआ कश्मीर में, मैं उस समय पाकिस्तान में था, इस्लामाबाद में था, और शुरू में जब खबर आई तो लगा कि कोई जो यूजुअल एक्टिविटी रहती है कि अटैक्स होते रहते हैं हमारी फोर्सेस पर, तो लगा कि उस प्रकार की एक और घटना घट गई है। मगर जब हमको पता चला कि कई इसमें मौत हुई, कई लोग शहीद हुए, तो उसके बाद साफ था कि एक बहुत बड़ी घटना थी जो कॉम्परेबल थी मुंबई के अटैक से या पठानकोट उरी के अटैक से।
तो इसका मतलब था कि कुछ बड़ा होने वाला है, और दोनों देशों के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था। तो उस समय मुझे अगले दिन पुलवामा के फ़ोन आया भारत के विदेश सचिव का, विजय गोखले जी का। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक हुई है और आप तुरंत वापस आइए फॉर कंसल्टेशंस। और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को मिलने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त को समन किया गया था और उनको कहा गया था कि पाकिस्तान के हाथ इसमें दिख रहे हैं, और एक बहुत ही कड़ी सी मैसेज दी गई थी। तो मैं उसी समय पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी मुझे आमंत्रित किया, आप आइए, डिस्कस करना है। वो भी कोई अपना, जिससे हम डिमार्श कहते हैं, वो देना चाह रहे थे कि हमारा इस घटना से कोई लेना देना नहीं। मगर मेरे इंस्ट्रक्शंस क्लियर थे कि मुझे पहुंचना था, तो मैंने जल्दी से अपना एक बैग लिया और मैं सीधा एयरपोर्ट पहुंचा। वहाँ से दुबई की फ़्लाइट ली और वहाँ से उधर से दिल्ली आया, और दिल्ली में फिर कंसल्टेशन हमारे शुरू हुए, और दिल्ली में बातचीत हो रही थी विकल्पों पर कि क्या क्या भारत के पास पॉलिसी ऑप्शंस हैं। ये एग्जैक्टली क्या हो रहा था, ये कुछ कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी और कुछ प्रधानमंत्री के आसपास के कुछ लोगों को ही मालूम था, मगर चर्चा सब जगह सब स्तरों पे हो रही थी। और एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भी शुरू हुआ था कि ज़रूरी था कि पुलवामा की डिटेल्स या पुलवामा का एक डॉसियर बना था, पाकिस्तान का हाथ उसमें साफ था, क्योंकि जैश ए मोहम्मद ने कहा था कि हम इसके पीछे हैं। उन्होंने एक कन्फेशन वीडियो भी जारी कर दिया था। तो फिर उस समय काफ़ी हमारी डिप्लोमेसी चली, क्या क्या बंद किया जाए, पाकिस्तान को क्या क्या मैसेजेस दी जाएं, दुनिया को क्या क्या मैसेज दी जाएं, उसके बारे में चर्चा हुई। और जो मेरी बातचीत हुई प्रधानमंत्री जी से और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से, अन्य लोगों से, तो ये साफ था कि केवल डिप्लोमेटिक मेजर्स काफ़ी नहीं। ये इतनी बड़ी घटना है कि इसमें शायद कुछ और कदम भारत को कड़े उठाने पड़ेंगे, एक डिटरेंट के तौर पे, कि आगे से ना हो। तो आप जब प्रधानमंत्री जी से मिले या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मिले, तो उनका रिएक्शन किस तरीके का था? तो उनसे मेरी बातचीत हुई पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है उस बारे में। पाकिस्तान, और मुझे उन्होंने अपनी थिंकिंग ज़्यादा नहीं बताई, क्योंकि इस सिस्टम में एक नीड फॉर नो बेसिस पे इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो मगर मैंने अपना ये असेसमेंट जो था उनके सामने रखा कि इस बार केवल डिप्लोमेटिक कदम हम उठा सकते हैं तरह तरह के, मगर वो काफ़ी नहीं होंगे, हमें और भी कुछ करना होगा। और आर्मी लीडरशिप से भी मेरी बात हुई। उस समय हमारे आर्मी चीफ थे बिपिन रावत जी। उन्होंने मुझे कहा कि कुछ कड़ी कार्रवाई होगी और इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा, इसमें ज़रूर कुछ जल्द ही होगा। तो ये सब साफ था। फिर 26 फरवरी को भारत ने एक्शन लिया, जो आप जानते हैं, बालाकोट में, और हमारे वहाँ पे एयरक्राफ्ट गए। और 1971 के बाद पहली बार ये हुआ कि हमारे भारत के जहाज़ों ने इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस किया, जो कि कारगिल में भी नहीं किया था। कारगिल में तो हमने लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर में भी नहीं क्रॉस करी। ये ना केवल लाइन ऑफ कंट्रोल मगर इंटरनेशनल बाउंड्री को भी क्रॉस करके पाकिस्तान गए थे। तो ये अपने में एक बहुत बड़ा मैसेज था कि जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक्स थे, उसी तरह एयर स्ट्राइक्स ऐसे थे कि एक भारत एक्शन लेने को तैयार था टेररिज्म के विरोध में, और टेररिस्ट की हॉट परसूट में जाके आप तैयार हैं उनके घर जाके उन पे अटैक करने। और ये बात पाकिस्तान को भी साफ हुई,
फिर घटनाक्रम आप जानते हैं, अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान के कुछ जहाज़ आए, उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आए, वहाँ पे उन्होंने अटैक किया, किसी मेन फैसिलिटी पे नहीं मगर उसके पास अटैक हुआ। और उसके बाद हमारे जब जहाज़ पीछे गए उन जहाज़ों के, तो फिर एक हमारा जहाज़ नीचे गिरा, MiG-21, जिसके पायलट थे अभिनंदन वर्तमान, और उन पे कब्जा किया गया, उनको कस्टडी में लिया गया पाकिस्तान के अंदर। और फिर आगे 27 फरवरी को जो घटनाक्रम चला जिसका आपने जिक्र किया, उसमें पूरा प्रयास था भारत का कि वो पायलट बिना किसी खरोच के उसे वापस बुलाया जाए। कि ये जिनीवा प्रोटोकॉल्स भी यही कहते हैं कि एक बार आपके पास एक प्रिजनर ऑफ वॉर है तो आप उसको वापस करें दूसरे मुल्क को। और 27 को जो मैंने इस किताब में एक विवरण दिया है इन घटनाओं का, कि भारत की जो कोअर्सिव डिप्लोमेसी थी, कि जो हमारी डिप्लोमेटिक नीति थी जिसके साथ हमारा एक क्रेडिबल थ्रेट था कि फोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा, वो सफल हुई, क्योंकि 2 दिन के अंदर वो पायलट 1 मार्च को भारत वापस आ गए। सर, जब आप मीटिंग में बैठे हुए थे और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी जानजुआ उनके साथ जब आप बैठे थे, तो उनके पास एक मैसेज आता है शायद 5 बजे के आसपास। तो उनका ये मैसेज था कि इंडिया ने 9 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ पॉइंट की हैं। तो ये मतलब उनको ये लग गया था कि इंडिया कुछ करेगा अगर हमने वापस नहीं रिटर्न किया अभिनंदन को। तो हाँ, तो ये जो घटना थी, ये मैं उस समय दिल्ली में था, तो मैंने ये विवरण दिया है इस्लामाबाद में क्या हो रहा था। तो 27 तारीख को बहुत कुछ हुआ। तो एक तो पाकिस्तान की अपनी एक बैठक हुई पार्लियामेंट की क्लोज डोर, जिसमें अयाज सादिक साहब का आपने वीडियो देखा होगा, जिन्होंने बोला कि इस बैठक में शाह महमूद कुरैशी आए थे, इमरान खान को आना था जो प्रधानमंत्री थे मगर आए नहीं, कमर बाजवा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो आए, और उनका कहना था कि माथे पर पसीना था और टांगे कांप रही थी, और उन्होंने कहा खुदा के वास्ते इस पायलट को वापस भेज दे। ये कुरैशी साहब ने पार्लियामेंटेरियंस को क्लोज डोर में कहा। उसी समय उस दिन कई बार ये जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स थे इनको पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस बुलाया गया था, और उस दिन शाम को बुलाया था। वो बैठे हुए थे शायद यूएस एम्बेसी में, अमेरिकन, फ्रेंच और यूके के डिप्लोमेट्स, फ्रांस और यूके के डिप्लोमेट्स, और आपस में उनकी चर्चा हो रही थी। तब उनको एक मैसेज आया कि पाकिस्तान के विदेश सचिव ने उनको बुलाया है। वो गए, और उस बैठक के बीच में विदेश सचिव ने एक पर्चा पढ़ा कि मुझे अभी अभी एक खबर आई है कि भारत 9 मिसाइल्स पाकिस्तान की तरफ छोड़ने को तैयार है। ये हमारी इंटेलिजेंस के थ्रू मैसेज है। और फिर उनको कहा कि आप अपने कैपिटल्स में बताइए, रोकिए, कुछ करिए। और उनका कहना, तो फिर पूरी रात भर ये डिप्लोमेसी चली। भारत की तरफ से एक क्लियर मैसेज गया कि पायलट को छोड़ना होगा, वरना भारत कुछ भी कर सकता है। तो ये रात भर बात हुई, और उसी रात को 27 की रात को हमें आश्वासन लगभग मिला औरों के थ्रू कि पायलट को छोड़ा जाएगा, और अगले दिन इमरान खान पार्लियामेंट में बात करेंगे। तो मैं उस समय दिल्ली में था, और ये सब घटनाक्रम इस्लामाबाद में चल रहा था, जिसका बाद में हमें पता चला। और उस समय रात के 12 बजे मुझे एक फ़ोन आता है सुहेल महमूद साहब का, जो पाकिस्तान के उच्चायुक्त थे भारत में, मगर उस समय वो भी इस्लामाबाद में थे। उनकी भी कार्रवाई चल रही थी, उनकी इंटरनल कंसल्टेशन चल रही थी। तो वो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं।
और मैंने कहा ठीक है, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। मैंने चेक किया, किताब में मैंने नहीं बताया किससे चेक किया, मगर चेक किया और मैंने उनको जवाब ये दिया कि देखिए इस समय हमारे प्रधानमंत्री उपलब्ध नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है। आप कोई भी अगर संदेश देना चाहें तो आप मुझे दे दें और मैं उसको आगे पहुंचा दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी पूछ के आपको बताता हूँ। मगर उस रात मुझे फ़ोन नहीं आया। तो साफ ये है कि भारत की तरफ से एक जो मैसेज था वो क्लियर था, जो अन्य सोर्सेज से जा रहा था कि पायलट को वापस करना होगा। और कोई नेगोशिएशन जो शायद वो कोशिश करना चाह रहे होंगे फ़ोन के थ्रू जी करने की, वो भी बंद हो गया दरवाजा। बिल्कुल, और कोई नेगोशिएशन की इसमें गुंजाइश नहीं। आप पायलट को वापस करें। और सुबह तक हमको ये आश्वासन मिल गया था कि ये इमरान खान की अगले दिन एक भाषण होगा और पायलट को वापस करने की बात होगी, और ये भी बात होगी कि आप पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को सपोर्ट बंद होगी। तो जब उस शाम को 28 तारीख को इमरान खान ने पार्लियामेंट में बोला और कई बातें बोली कि आतंकवाद खत्म होगा, इसका कुछ संकेत दिया, मगर ये बात वो कहना भूल गए कि पायलट को छोड़ दिया जाएगा। और जब हमारे यहाँ ट्रांसमिशन समाप्त हुआ, मैं और विदेश सचिव उनके कमरे में बैठे थे, हम नोट्स ले रहे थे। हमने कहा ये तो इन्होंने कहा ही नहीं। तो इससे पहले कि हम फ़ोन करना शुरू करते और आगे की बातचीत करते, तब एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि इमरान खान का कहना है कि पायलट को छोड़ा जाएगा एज अ पीस जेस्चर, कि कल हम उसको छोड़ देंगे। और तब हमने सोचा कि ठीक है, ये अब मामला ठीक चल रहा है, एक और दिन इंतज़ार करते हैं कि कैसे कि क्या होता है आगे। और अगले दिन फिर पायलट हमारे पास वापस आ गया। नहीं, ये उसके बाद मेरे ख्याल से जून की बात है, जब आपको ISI से पुलवामा रिलेटेड एक खबर टिप आती है और वो आपने फॉरवर्ड की इंडियन गवर्नमेंट को कि टेररिस्ट अटैक जो होने वाला था पुलवामा में दोबारा से, तो उसकी टिप भी ISI ने दी थी। और उस ISI के चीफ थे आसिम मुनीर, जो आज पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं। तो वो कहानी थोड़ी बताइए। जी, ये ठीक बात है। तो जून में उस समय रमज़ान का वक्त था, मुझे कॉल आया काफ़ी लेट कि ये टिप मिली है या हम आपके स्तर पे कहना चाह रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, इस तरह की बातें होती रहती हैं। अच्छा। इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में एक दूसरे को टिप्स देते रहते हैं, ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं थी। मगर नई बात ये थी कि वो राजनीतिक स्तर पे या उच्चायुक्त के स्तर पर उस मैसेज को फिर से देना चाह रहे हैं या पॉइंटेडली देना चाह रहे हैं। तो इसके बाद मैंने उनको कहा कि क्या आपने नॉर्मल चैनल से भी ये बात कह दी? उन्होंने कहा कि शायद कह दी हो, मगर आपके स्तर पे भी कहना हमने ज़रूरी समझा। तो इस बात को हमने भारत तक पहुंचाया। तो उसके कई एनालिसिस थे कि ये क्यों किया उन्होंने। तो शायद इसलिए किया कि वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में किया कि या उनको डर था कि कहीं पुलवामा जैसी घटना दोबारा ना हो जाए और वो अलकायदा या ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन करे जिस पे पाकिस्तान का पूरा नियंत्रण नहीं है और उस तरह की घटना हो जाए। या वो एक कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाह रहे थे कि संभावना थी उस समय कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री इमरान खान की भेंट हो SCO में किसी तीसरे देश में, या कोई एक मिलिट्री टू मिलिट्री बातचीत होती है उसकी चैनल में, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए किया। तो जो भी था, साफ था कि कुछ बदल रहा है। पाकिस्तान में चिंता थी कि पुलवामा जैसा अगर दोबारा कोई हादसा हो तो वो तैयार नहीं थे कि बालाकोट जैसा
घटनाक्रम फिर से घटे। तो आपको भी थोड़ा शक हुआ कि ये मुझे बता रहे हैं शायद मतलब गेम है कोई, तो आपको भी विश्वास तो नहीं हुआ पहली बार जब उन्होंने बताया, लेकिन वो घटना जब हुई मतलब घटना होने से बचा लिया, पर वो सही इन्फॉर्मेशन निकली जो ISI की टिप आई थी। ठीक है, वो सही निकली बाद में। और इन सब घटनाओं में पाकिस्तान में स्पेशली हमेशा लोग सतर्क रहते हैं कि कोई गेम चल रहा है, कि किसी स्तर पर कोई गेम चल रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कुछ डिसइन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो खैर ये हमारा रोल था उसको रिले करना। भारत में हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो उनका रोल था एनालाइज करना। तो मगर ये एक उदाहरण है कि कुछ बदला था पुलवामा के। मैं चाहूँगा कि थोड़ा जैसे आपका इंटरेक्शन जो हुआ है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आई थिंक नवाज शरीफ से भी हुआ होगा, तो इनका असेसमेंट जैसे आप मिले इमरान खान से, तो जब आप मतलब नॉन पॉलिटिकल बात भी होती है, आपने तो जो क्रिकेट बैट जो उनको गिफ्ट किया इंडियन टीम ने जो साइन किया था, तो विराट कोहली भी उन्होंने कुछ बोला था, तो मैं चाहूँगा कि नॉन पॉलिटिकल उनके साथ जो बातचीत हुई है उस तरीके की, और उनका आपका क्या असेसमेंट है एज अ पर्सन, एज अ लीडर, आपको कैसा लगा उनसे इंटरेक्ट करके? और जो पहली कॉन्वर्सेशन जो आपके साथ हुई थी वो काफ़ी फ्रैंक थी, वो जिस तरीके से एडमिट कर रहे थे चीज़ों को, तो उसके बारे में भी बताइए, पॉलिटिकल एज वेल एज नॉन पॉलिटिकल। जी, नवाज शरीफ से मेरी भेंट नहीं हो पाई क्योंकि नवाज शरीफ उस समय जेल में थे। जो मेरे टेन्योर के दौरान पहले जेल में थे और फिर उनको एग्जाइल कर दिया गया, लंदन चले गए थे। मगर इमरान खान से 2 बार भेंट हुई। एक बार जब कैंपेन चल रहा था उन्होंने मुझे दावत दी थी अपने एक इफ्तार पे। वो इफ्तार करते थे अपने कैंसर अस्पताल के लिए फंड्स कलेक्शन के लिए। तो एक हमारे मित्र थे जो उनके करीबी थे, उन्होंने मुझे साथ में बिठा दिया। तो कुछ थोड़ी देर बातचीत हुई छोटी छोटी बातों पर और क्रिकेट के बारे में ज़्यादातर। तो एक बात उन्होंने कही, मैंने उनको बोला कि क्या आप जानते हैं कि जो आप पहले टूर में गए थे 1969 के करीब, तो उसका कारण था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने क्रिकेट संबंधों को फिर से शुरू किया था। अटल बिहारी वाजपेयी गए थे विदेश मंत्री के रूप में। वो 1978 में 77 में उनकी सरकार आई थी, जनता पार्टी की। 78 में वो गए और एक फैसला जो हुआ था वो कॉन्सुलेट्स खोलने का कराची में और मुंबई में, और दूसरा क्रिकेट का कि लोगों के स्तर पर संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। तो वाजपेयी जी ने ये सिलसिला शुरू किया था और उसमें जो इमरान खान गए थे और उसमें वो एक सुपरस्टार बन गए थे भारत में। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात मुझे नहीं मालूम थी, मगर मैं आपको बताऊं कि जब मैं पहली बार गया था जो गुडविल हमको देखने में मिली, जो दोस्ती मिली, वो एक अलग स्तर पे थी। मगर दूसरी बार मैं गया 80 के दशक में, तब थोड़ा सी खटास आ गई थी रिश्तों में। तो ये उनका कहना था। फिर उन्होंने कुछ बात करी में कोहली के बारे में कि कोहली तो वाकई में एक अद्भुत प्लेयर है, पॉसिबली द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सचिन से भी ज़्यादा, क्योंकि कोहली ने जो इनिंग्स खेले हैं वो भारत को हारते हुए मैचों को जिताया है, जबकि तेंदुलकर ने ज़्यादातर इस तरह के मैच खेले जो जीत रहा था भारत, या भारत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था। या वो कोई मतलब अगर हम रैशनल एनालिसिस करें तो उनके साथ कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं होता था। हाँ, लेकिन वो उनका असेसमेंट था, ये उनका अपना असेसमेंट था। और इमरान खान खुद कमेंटेटर रहे थे, भारत भी बहुत बार आए कमेंटेटर के रूप में। तो ये मुलाकात हुई थी उनके प्रधानमंत्री बनने के कुछ महीने पहले। फिर एक बार एक फॉर्मल सी मुलाकात हुई 3-4 दिन पहले, जब चुनाव जीत गए थे और प्रधानमंत्री बनने वाले थे 3-4 दिन पहले। और मुझे नहीं लगा कि एक बहुत ही एंटी इंडिया एटीट्यूड है या कोई हार्श एटीट्यूड है। तो जब मैं मिला उनसे और बातचीत हुई तो एक बात उन्होंने मुझे कही कि काश मेरी 20 सीटें और होती,
क्योंकि आपको जैसे आप जानते हैं कि उस समय आर्मी उनको लेके आई थी, वो बात वो कहने को तैयार नहीं थे। वो तो कह रहे थे कि नवाज शरीफ मैन्युफैक्चर्ड इन जीएचक्यू। तो ये बात उन्होंने मुझे कही कि जब खुद ही कहा कि भारत का मीडिया में बहुत नेगेटिव लिख रहा है मेरे बारे में और कह रहा है कि मैं आर्मी का पपेट हूँ, ये ठीक नहीं, मैं कठपुतली नहीं हूँ। और नवाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं, मगर नवाज शरीफ असली मैन्युफैक्चर्ड बाय जीएचक्यू था, उसे लाया गया था। और इस मुल्क में अगर कोई है मेरी तरह डेमोक्रेट तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। और वो भी भुट्टो भी शुरू में अयूब खान के कैबिनेट में आया था, तो मैं असली डेमोक्रेट हूँ, तो उनका ये मानना था उस समय। और काफ़ी उस समय विस्तार में बातचीत हुई आतंकवाद के बारे में भी और दोनों देशों में बातचीत के बारे में भी। तो थोड़ा सा काफ़ी मुझे उस समय पॉजिटिव लगा, इससे पहले कि वो सरकार में खुद गए और उनकी ब्रीफिंग करी गई और उनको समझाया गया जो भी आर्मी द्वारा। पर लेकिन ये तो प्रूव कर दिया उन्होंने कि पपेट नहीं है, इसलिए आज जेल में भी है। हाँ, तो उस समय पपेट उनका कहना था कि पपेट नहीं है। शायद उस समय उनका ये मानना था कि आर्मी की सहायता से मैं बन जाऊंगा सत्ता पे मैं आया हूँ, मगर एक बार मैं आ गया तो मैं अपना काम खुद करना चाहूंगा। और यही गलती पाकिस्तान के हर प्राइम मिनिस्टर करता है कि भाई मैं आर्मी की सपोर्ट से आ तो गया हूँ, मगर अब मुझे देश चलाने दो। तो नवाज शरीफ के साथ ये 3 बार हो चुका है और इमरान खान के साथ भी यही हुआ। तो उस समय का मेरा असेसमेंट ये था कि वो कुछ शायद खुद कदम उठाना चाहेंगे भारत की ओर भी पॉजिटिव, मगर जिस तरह से घटनाक्रम घटा, पुलवामा हुआ उनके आने के कुछ ही महीने बाद, और फिर बालाकोट हुआ और फिर आर्टिकल 370 में, तो जो इनको सरकार का अनुभव कम था और ये साफ हो गया, क्योंकि वो उन्होंने इस तरह के स्टांस लिए जिससे उनको वापस उतरना मुश्किल हो गया था। और सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं, मतलब हर जगह ही लिया, हर जगह। एक बहुत मतलब थोड़े लाइट बात भी कर लेते हैं कि बहुत सारी खबरें उड़ती हैं इमरान खान के बारे में, उनके बानी गला में क्या क्या चलता था रेजिडेंस में, इस पे भी। वैसे तो ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो ज़्यादा इजीली शॉक्ड नहीं होते हैं जो इतना एक्सपीरियंस जिन्होंने होता है, लेकिन क्या आपको कुछ ऐसी गॉसिप मिली वहाँ से सुनने को मिली जो आपको लगा हो, आपको भी शॉक लगा हो कि ये कैसे हो सकता है या ये बहुत अलग है? देखिए, पाकिस्तान में जब आप जाते हैं आपके मापदंड थोड़े बदल जाते हैं। यू जज पाकिस्तान बाय डिफरेंट स्टैंडर्ड्स कि हर तरह की चीज़ें होती हैं। और जो एक नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि गॉसिप और ज़्यादा चलती है और कुछ गॉसिप असली होती है, कुछ मोटिवेटेड रहती है, मसाला तो लग ही जाता है, मसाला उसमें लग जाता है। और इमरान खान के कैंपेन में उनकी एक एक्स वाइफ, दूसरी जो एक्स वाइफ थी रेहम खान, उनकी किताब निकली थी और उनकी किताब में खूब सैलेशियस जूसी डिटेल्स थी इमरान खान की सेक्स लाइफ के बारे में और इमरान खान क्या क्या करते हैं। तो कई तरह की नेगेटिव चीज़ें थी और उस किताब को लोगों ने ज़्यादा पढ़ा नहीं, मगर व्हाट्सएप में अंडरलाइन करके हरे में वो जो उनके सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन से उनको सर्कुलेट किया जाता था और ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में काफ़ी चर्चा होती थी। मगर इससे इमरान खान को कितना नुकसान हुआ ये भी इसका अनुमान भी लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका जो पर्सोना था और करिश्मा था वो बड़ा इससे, क्योंकि इस तरह की जो मिस्टीरियस घटनाएं होती हैं आपके आसपास वो उनके करिश्मा में मेरे ख्याल से उसमें बढ़ावा मिला, कम नहीं हुआ। तो काफ़ी इस तरह की बातचीत चलती थी, गॉसिप चलती थी, मगर एज अ डिप्लोमैट आप उसको सुनते हैं और आपको उसको थोड़ा डिस्काउंट भी करते हैं, क्योंकि कोई जो चीज़ें वर्ड ऑफ माउथ से आ रही हैं वो आप सोर्स भी चेक करेंगे कहाँ से आ रही हैं, क्या खबर है असली और क्या नकली, और उसको हम पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है या पाकिस्तान की ट्रैजेक्टरी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है
उस हिसाब से भी असेस करते हैं। आपने जवाब नहीं दिया, लाइक अ ट्रू डिप्लोमेट। नहीं तो मैं कहूँगा ऐसा कुछ नहीं था जो शॉकिंग दैट वी जस्ट स्टैंड अप। मगर सब मसाला था और सब गॉसिप थी, और ये साफ हो गया था एक कलरफुल पॉलिटिशियन आया है जिसके बारे में हर तरह की बातें चल रही हैं, कुछ मोटिवेटेड कुछ अनमोटिवेटेड। बट जैसे अगर इस तरीके की डिटेल्स जो मान लीजिए डिप्लोमेट्स को मिल जाए या उसका कुछ प्रूफ मिल जाए, किसी भी देश के बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्या चाहे वो अपोजिशन में भी हों, और ऐसे हनी ट्रैपिंग वगैरह तो होती रहती है, तो क्या वो डिटेल्स ऐसे यूज़ नहीं कर सकते जो दूसरे सरकारें हैं, दूसरे एनिमी कंट्रीज़ हैं, उस तरीके से भी वो सोचते तो होंगे कि अगर ये डिटेल्स के साथ प्रूफ के साथ अगर पहुंच जाएं तो हो सकता है कि फ़ायदा हो जाए देश को उस तरीके नहीं से। तो ये हमारा रोल जो आप डिप्लोमेट एक ज़मीन पर है उसका रोल है कलेक्ट करना, असेस करना और रिपोर्ट करना। तो ये सब डेटा जो है, एविडेंस है, ये इमरान खान की क्या पर्सनालिटी है उसकी एक पिक्चर, एक तस्वीर जो बनती है वो साफ होती जाती है कि वो किस तरह की पर्सनालिटी है। और अगर उसको किसी तरह इस्तेमाल करना हो किसी एजेंसी को तो वो एक अलग कहानी है। मगर पाकिस्तान में तो खुद ही इस्तेमाल होती हैं ये चीज़ें। हर आदमी के ऊपर एक डॉसियर है आर्मी का, फौज का, उनका अपना विभाग है। और ये साफ हो गया पिछले 2-3 साल में जो सिलेक्टिव लीक्स शुरू हुए उनकी बातचीत के, उनके कॉन्वर्सेशंस के, कि सब चीज़ों का रिकॉर्ड एक मेंटेन, ऑडियो वीडियो, वो वीडियो बाहर नहीं आई लेकिन वो बताते हैं कि हैं। बिल्कुल। तो ब्लैकमेल करने के लिए, उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए आर्मी के पास और जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, उनके पास एक ये डॉसियर्स रहते हैं तैयार। सर, एज अ डिप्लोमेट जब आप पाकिस्तान जाते हो, और बहुत ही टफ कंट्री है डिप्लोमेट्स के लिए खासकर, क्योंकि आप हमेशा सर्वेलेंस में रहते हो, वो जो मतलब होता होगा कि सब जगह ही ऐसा होता होगा, लेकिन पाकिस्तान में खासकर आपको थोड़ा ज़्यादा अलर्ट। सब जगह नहीं होता, पाकिस्तान बहुत खास है। हाँ, और जो नहीं होता और जगह वो ये है कि हैरेसमेंट, फिजिकल, मतलब आपको रफ अप करना, ISI का या आर्मी के लोग आते हैं और आपको बिना बात में कहीं से भी उठा लेते हैं या फिर वहाँ पे आपके साथ मारपीट करते हैं। तो ये हमारे डिप्लोमेट्स के साथ बहुत हुआ है। आपने भी बहुत सारे इंस्टेंस लिखे हैं, आप जब थे वहाँ पे तब भी उन्होंने कोशिश की थी। तो और इंडिया का अगर हम देखें, जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स यहाँ पे काम करते हैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसको कैसे देखते हो आप? क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप दूसरे लोगों को भी बताएं, जो आम लोग हैं जिनको नहीं पता है, शायद डिप्लोमेटिक सर्कल्स में आम नॉलेज होगी, लेकिन मेरे लिए ये सरप्राइजिंग था। नहीं, ठीक बात है ये, क्योंकि हॉस्टाइल रिलेशनशिप्स जो होती हैं उसमें डिप्लोमेट्स की सर्वेलेंस होती है। रूस और US के बीच में भी ये काफ़ी होता था, मगर पाकिस्तान में ये एक नए स्तर पर होता है, एक अलग ही स्तर पर होता है। और ये कहा गया है, भारत के डिप्लोमेट्स ज़्यादातर कहते हैं कि इंडिया में थोड़ी डिस्क्रीट तरह की सर्वेलेंस होती है, पाकिस्तान में नहीं। वो काफ़ी ओवर्ट सी सर्वेलेंस होती है। मुझे खुद की चिंता नहीं थी 2 साल में, क्योंकि मेरे पास प्रोटेक्शन काफ़ी था। पाकिस्तान के गनमैन भी हमारे साथ चलते थे, मगर जो हमारे और डिप्लोमेट्स थे उनकी चिंता रहती थी, क्योंकि इस डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में, इस इतिहास में कई बार और डिप्लोमेट्स जो हमारे स्टाफ हैं उनको उठा लिया जाता है, उनके खिलाफ वायलेंस होता है। ये एक ट्रेडिशन रहा है, तो इसकी चिंता रहती है। और एक जो हमने शुरू किया या काफ़ी बातचीत रहती है इस बारे में कि पाकिस्तान को भी ये पता होना चाहिए कि ये 2 तरफा गेम हो सकता है, कि अगर आप हमारे खिलाफ कुछ करें तो हम भी आपके खिलाफ कर सकते हैं। इसलिए एक म्यूचुअल डिटरेंस को हमको तैयार करना ज़रूरत है। तो कुछ हैरेसमेंट हुआ मेरे वहाँ रहते, तो हमने यहाँ एक मैसेज दिया कि देखिए, अगर आप यहाँ पे इस तरह का कार्रवाई करते रहेंगे
तो हम भी आपके खिलाफ कर सकते हैं। तो अब ये मैसेज एक साफ तरह से मेरे ख्याल से चला गया है कि दोनों तरफ का नुकसान है, तो दोनों ही ना करें तो अच्छा। पाकिस्तान पे काफ़ी बात होगी, लेकिन जितनी करें उतनी कम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और जिस तरीके से अभी जो कुछ हो रहा है, तो उस पे आपका क्या एनालिसिस है कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते जो हैं, और एज अ पाकिस्तान हम बात करते रहते हैं कि पाकिस्तान इम्प्लोड होने वाला है, इट्स जस्ट अबाउट टू गेट स्प्लिट, 4 हिस्से हो जाएंगे, ये है वो। तो आपका असेसमेंट क्या है क्या, क्योंकि आपने भी बहुत क्लोजली उस सोसाइटी को भी देखा है, गवर्नमेंट्स को भी देखा है, आर्मी के साथ आर्मी का भी एनालिसिस आपने किया होगा, कैसे ऑपरेट करते हैं ये लोग। तो आपका एज अ स्टेट वो क्या, कितनी स्टेबिलिटी है, कितनी दिक्कतें हैं, आपका क्या एनालिसिस है? आज का जो पाकिस्तान है उसका अगर हम एनालिसिस करें तो हम 8 फरवरी के बाद के पाकिस्तान की एनालिसिस करें, तो मुझे लगता है एक स्तर पर यहाँ हमने एक टक्कर देखी पुराने पाकिस्तान और नए पाकिस्तान के बीच में। पुराना पाकिस्तान क्या है? वो एक आर्मी का पाकिस्तान है, फौज चलाती है उसको, उसमें एक सिविलियन को वो सिलेक्ट करती है कि ये आप हमारे फ्रंट रहें, और आप उनके साथ वो काम करवाती है। एक कॉर्पोरेट एनालॉजी में कभी कभी देता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान को समझें, जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी पाकिस्तान की फौज है वो चेयरमैन एंड सीईओ पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, कोर कमांडर्स सारे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। एक वो सिविलियन को लेते हैं, चुनते हैं, उससे आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मांगिए कि आपका काम है आप थोड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारें, इकोनॉमी चलाएं, आप स्पोक्समैन बने कंपनी के, और आप जो विदेश नीति है और सिक्योरिटी की नीति है उसमें ज़्यादा दखल ना करें, वो हमारा काम। तो ये सब करने के लिए बुलाया जाता है। कभी कभी वो सीईओ बोलता है कि मुझे और 2-3 लालच आ जाता है, बाद उसको थोड़ी इच्छा होती है कि भाई दुनिया भर के सीईओ देश चलाते हैं, तो मुझे भी चलानी है कंपनी, मुझे चलाना है, तो वो गलती कर बैठता है। तो पुराने पाकिस्तान में फिर वो उसको बदल देते हैं और दूसरे के थ्रू जाते हैं, तो इसको हाइब्रिड गवर्नेंस का नाम दे दें, आप जो भी नाम दे दें। नया पाकिस्तान की झलक जो मिली उसमें एक फ़र्क हुआ 2018 के और आज के बीच, कि एक तो पाकिस्तान में बहुत ही बड़ा आर्थिक क्राइसिस आ गया, और ना केवल ये हाल की जो मिस्टेक्स हैं उसके कारण, मगर पूरे 70 साल से जो गलतियां हो रही हैं उसके कारण आपका 40% इन्फ्लेशन, और 23वां IMF प्रोग्राम, 24th IMF प्रोग्राम में जाने की आवश्यकता है जल्दी से जल्दी। तो ये नया पाकिस्तान में और जो फ़र्क था कि 50% लोग 30 साल की उम्र से कम, और उनमें एक पिछले 2 साल के घटनाक्रम के कारण इमरान खान के प्रति सिंपैथी, इमरान खान एक मैस्कट है, एक सिंबल है इस नए पाकिस्तान का, और एक एंटी आर्मी सेंटिमेंट कि इन लोगों ने हमें डुबो दिया है पूरे समय। तो जबकि प्री इलेक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्शन रिगिंग, पोस्ट इलेक्शन इंजीनियरिंग, इसके सहायता से जो आउटकम है वही था जो हम सोच रहे थे होगा, मगर एक झलक नए पाकिस्तान की मिली, क्योंकि लोगों ने 2/3 से ज़्यादा बहुमत से 2/3 से ज़्यादा सीट्स इमरान खान की पार्टी को दिए। वो ठीक है कि 8 फरवरी को एक नतीजा था और 9 फरवरी को वो पलट दिया गया और कहा गया कि नहीं नहीं ये तो वही कहानी है। मतलब आर्मी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके का मैंडेट होगा। उन्होंने इतनी ज़्यादा प्री इलेक्शन रिगिंग करी, पिछली बार जब करी थी इमरान खान की सहायता में, तो बेचारे नवाज शरीफ जेल में रहे, उन्होंने कुछ आवाज़ नहीं निकाली और चुपचाप से बाहर चले गए। मगर इमरान खान के जेल में रहने के बावजूद, इतनी प्री इलेक्शन इंजीनियरिंग करने के बावजूद ऐसा नतीजा लोगों ने दिया जिसकी झलक दिख गई कि वो लोग इस आर्मी के खिलाफ वोट दे रहे हैं। मगर जो भी है, पाकिस्तान में इसका
थ्रेशोल्ड इज़ वेरी लो। स्टैंडर्ड्स जो हैं, दुनिया के स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के भी स्टैंडर्ड्स फॉर डेमोक्रेसी आर लो। तो लोगों को पता है, सबको मालूम है कि ये एक गलत रिजल्ट है जो आर्मी थोप रही है, मगर कोई विकल्प नहीं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एक लोग ये बोल रहे थे चलो शुक्र है इलेक्शन तो हुए, चलो शुक्र है कू नहीं हुआ कि आर्मी ने डायरेक्ट टेक ओवर नहीं किया। और सबको पता है कि इलेक्शन रिग्ड हैं, मगर इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक और प्रॉब्लम हुई कि आर्मी के अंदर कई मत निकले कि कुछ डिसेंशन हुआ कि हम इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं। और ये भी साफ हो गया कि कई आर्मी के अंदर भी सिंपैथी इमरान खान के लिए है, मगर वो तो बाजवा के फेवरेट थे ही, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद थोड़ी चीज़ें चेंज हुई। तो क्या हुआ कि ये एक तरह से आर्मी बिकेम अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस। इतना ही आपने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इमरान बनाया कि लोग कहने लगे वाह क्या चीज़ है। तो जब आपने बोला प्रोजेक्ट है डिवोर्स इमरान और आगे बढ़ें, अब आपका नया लाडला हमारा नवाज है, उन्होंने बोला नहीं, अब हमको नहीं चाहिए, हमको पुराना हमको इमरान अभी उससे मन नहीं भरा था। एक्चुअली दिक्कत ये है, मन नहीं भरा था। और आर्मी के खिलाफ भी मत हो गया, और उसके अलावा एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, लोगों को में बहुत आक्रोश था, बहुत गुस्सा था। तो अब क्या हुआ कि पाकिस्तान में पुराने पाकिस्तान की तरफ फिर से बढ़ रहा है, विच मीन्स कि आर्मी अपनी पावर कंसोलिडेट कर रही है, आसिम मुनीर अपनी पावर कंसोलिडेट कर रहे हैं। और वही नतीजा जो वो चाहते थे कि एक वीक सी कोalition बने जिसमें PMLN और PPP इकट्ठे गठबंधन में रहें और आगे बढ़े। और मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह की राजनीति अब चलेगी, शायद 3 साल नवाज शरीफ को दिए जाएं, शहबाज शरीफ को, और उसके बाद शायद 2 साल PPP को कहा जाए कि आप अपना प्रधानमंत्री दें। 3 साल तो बहुत बड़ा टाइम है सर। पाकिस्तान में तो मतलब 3 साल में प्रोजेक्ट इमरान आया और चला भी गया। बिल्कुल, 3 साल में कहना मुश्किल है क्या होगा, मगर शायद सोच कुछ इस तरह की। सर बहुत सारे इंस्टेंस हैं जो मैं एक एक करके थोड़ा हिस्टोरिकल भी ऐसे बहुत आपने इंफॉर्मेशन इस बुक में पैक कर दी है। इतनी बड़ी पुस्तक है ये, इतनी मोटी है, तो मैं एक एक करके थोड़ा आपसे पूछना चाहूँगा। कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। पाकिस्तान को रेडक्लिफ ने लाहौर क्यों दिया? हम सोचते होंगे कि बहुत कैलकुलेशन लगाया होगा, ये वो जियोपॉलिटिक्स होगा इसमें। हिस्टोरियंस में काफ़ी चर्चा है इस बारे में। कई कहते हैं कि ये प्लान लंदन में बन गया था, रैडक्लिफ को भेजा गया केवल उस पर मोहर लगाने के लिए। मगर जब कुलदीप नायर गए रैडक्लिफ का इंटरव्यू करने तो और बातचीत करी, तो उनका ये इम्प्रेशन था कि रैडक्लिफ के पास कोई खास फॉर्मूला नहीं थी। काफ़ी चीज़ें उन्होंने अपना जल्दबाजी में सोच के कहा, और उन्होंने कहा कि आई ऑलमोस्ट गेव यू लाहौर, कि कहा कि भारत में उस समय लाहौर में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी मुस्लिम से, और उन्होंने कहा कि मगर पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं रह जाता। तो एक उससे ये लगता है कि काफ़ी रैंडम तरह के पैरामीटर्स थे, और 3 हफ्ते का समय गया था रैडक्लिफ को। मैप्स भी ठीक नहीं थे, उनको उनका पेट भी खराब था उस समय, और उनके जो समझ भी नहीं थी सर उनको, सोसाइटी की क्या ही समझ होगी, कभी आए नहीं इंडिया, कभी बिल्कुल नहीं। और कुछ हफ्तों के लिए आके वो लाइन बना के उनको जाना था, तो समझ भी नहीं थी, और जल्दबाजी में कुछ काम किया, और तो मोटे मोटे डायरेक्शंस शायद उनको मिले थे। तो एक इम्प्रेशन ये मिलता है कि काफ़ी रैंडम तरह से ये मामला निकला कि किसी भी तरफ जा सकता था। दूसरा इंस्टेंस जिन्ना का जो आपने दिखाया है कि पुस्तक में बताया है कि किस तरीके से उनको अपने जो बॉम्बे वाला जो घर था, उस समय बॉम्बे ही बोला जाता था, उससे बड़ा प्यार था।
और उनका ये एक शायद ख्याल था कि मैं पार्टीशन ठीक है हो गया, लेकिन मैं शायद जाके बॉम्बे वाले घर में रहूँगा। बिल्कुल। तो कुछ झलक मिलती है इस कन्फ्यूजन की जो शुरू में पहले सालों में 47 और 48 में था, क्योंकि ये कहानी मैंने बताई है श्री प्रकाश की आंखों से, जो हमारे पहले उच्चायुक्त थे। उन्होंने काफ़ी विस्तार में लिखा, अपने मेमोइर्स पब्लिश करे। तो उनका कहना था कई बार जो जिन्ना से मिले कि जिन्ना को अपने बम्बई के घर से बहुत प्रेम था, और शायद उनका ये एक सोच रही होगी कि एक बार पाकिस्तान बन गया तो दोस्ती होगी और वो बना के शायद वापस जाके रिटायरमेंट में बम्बई में भी रह सकते हैं। तो और जब नेहरू ने फ़ोन किया श्री प्रकाश को कि भाई ये तो अब एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई है, इसमें अब कार्रवाई करने की ज़रूरत है, जिन्ना से पूछो। तो जिन्ना ने बोला नहीं अभी नहीं, उसको आप किराए पे दें, बेचे नहीं। तो वो उनकी सोच की जो झलक मिलती है कि वो सोचते थे कि शायद ये सब मामला सुधर जाए और एक बार उनको फिर बम्बई जाने का मौका मिले। तो जो फाइनलिटी ऑफ पार्टीशन एंड द फाइनलिटी ऑफ द टू कंट्रीज वाज नॉट क्लियर इन 47-48 कि ये किस तरह के मुल्क बने और बिल्कुल अलग हैं कि नहीं। तीसरा 1971 की बहुत बात होती है, और ये बोला जाता है कि जब युद्ध हुआ बांग्लादेश वाला, जिसमें बांग्लादेश बना, तो उसमें चाइना ने पाकिस्तान की मदद नहीं की। तो उसमें आपने एक इंस्टेंस बताया है कि जो ब्रजेश मिश्रा जी थे, उनका जो मीटिंग हुआ माओ के साथ 1970 का है शायद वो, तो उसमें जो बातें हुई, उन्होंने माओ ने इफ़ेक्टिवली हैंड ऑफ फ्रेंडशिप जो था वो आगे बढ़ाया, दोस्ती का हाथ, उस तरीके का हिंट दिया। हाँ, 1971 की जो हमारा अनुभव रहा डिप्लोमेसी का, लीडरशिप का, मिलिट्री स्ट्रैटेजी का, मेरे ख्याल में और किसी भी आंकलन से वो एक बहुत ही सफल स्ट्रैटेजी थी इंडिया की। और उसके आप जो रिजल्ट्स देखें, ये इसका भी उदाहरण है कि डिप्लोमेसी कितनी इम्पोर्टेंट है पूरी एक नीति में, जो विदेश नीति जो बन रही है हमारी, और राष्ट्रीय नीति एक तरह से बन रही थी 1971 में युद्ध की। और इसमें 3 डिप्लोमेट्स का बड़ा रोल रहा। एक तरफ पीएन हक्सर थे, जो इंदिरा गांधी के सलाहकार थे। उसके अलावा ब्रजेश मिश्रा जी थे चाइना में, और डीपी धर थे रशिया में, एलके झा थे उस समय यूएस में। इन सब की मेल जोल से काफ़ी बातचीत हो रही थी, क्योंकि मुख्य सवाल भारत के सामने ये था कि एक बड़ा ही क्राइसिस हमें ईस्ट पाकिस्तान में आ रहा था कि इतने सारे रेफ्यूजीज़ भारत आ रहे थे, ज़्यादातर 80% उनमें से हिंदू। तो उनको कैसे संभाला जाए और क्या किया जाए, और अगर हम युद्ध शुरू करें पाकिस्तान के साथ 1971 में, तो क्या ये संभावना है कि यूएस और चाइना पाकिस्तान के पीछे हमारे खिलाफ आ जाएं? तो क्या नीति हमारी रहनी चाहिए? तो इस संदर्भ में जो आपने उल्लेख किया इस बात का कि ब्रजेश मिश्रा जी एक लाइनअप में थे 1970 में, जब माओ रुके उनके सामने, चाइना के लीडर, और उन्होंने कुछ बातें कही, और इसे ब्रजेश मिश्रा ने रिपोर्ट किया, और उससे घटनाक्रम शुरू हुआ कि वहाँ पे एनालाइज करना शुरू किया कि चाइना की क्या नीति रहेगी पाकिस्तान के और भारत के बीच में अगर युद्ध हो। उसी समय यूएस की एक नीति रही थी ब्रिज टू चाइना। तो किसिंजर और निक्सन ने फैसला किया था कि असली दुश्मन सोवियत यूनियन है, और दूसरे कम्युनिस्ट एम्पायर में और रशिया के बीच, यूएसएसआर के बीच तनाव था,
कि वो चाइना के साथ शुरू करें एक नई तरह की बातचीत, नई तरह की पहल। तो डर ये था कि यूएस और चाइना मिल के पाकिस्तान के पीछे ना आ जाए। तो उस समय बृजेश मिश्रा ने जो शुरू किया रिपोर्ट करना और समझना, और जो डिप्लोमेसी शुरू हुई, तो उससे साफ हुआ कि चाइना अभी तैयार नहीं है इस युद्ध में पाकिस्तान की सपोर्ट में अंदर आने के लिए। और यूएस का एटीट्यूड साफ नहीं था उस समय कि यूएस क्या चाह रहा था, किधर जाता। आपको याद होगा यूएस की 7th फ्लीट को भेजा गया था जी। तो रशिया का रोल इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण था यूएसएसआर का। तो भारत सोवियत जो संधि इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971 में साइन हुई, वो एक मैसेज था चाइना को और यूएस को दोनों कि देखिए यूएसएसआर भारत के साथ है, तो अगर युद्ध हुआ तो आप इसमें ना पड़ें, क्योंकि फिर एक ब्रॉडर वॉर हो सकती है जिसमें सुपर पावर्स भी इन्वॉल्व हो। तो एक तरह से जो भारत के राजनयिक थे इन देशों में, वो समझने की कोशिश कर रहे थे, और बृजेश मिश्रा ने चाइनीज़ को ठीक समझा कि क्या वो चाह रहे हैं, कितनी हद तक वो पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे। सर, एक और जो सवाल आता है 1971 के युद्ध की जब बात करते हैं, तो बार बार ये सवाल कचोटता भी है कि हमने उस समय पीओके क्यों नहीं लिया। इंदिरा गांधी का क्या असेसमेंट था, उन्होंने क्यों हमला नहीं किया पीओके को लेने के लिए? तो ये साफ हो जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का मन इस बात में साफ था। उनको क्लैरिटी थी कि ये ईस्ट पाकिस्तान का एक ऑपरेशन है, और शुरू से जब वैश्विक ताकतों से भी उन्होंने बातचीत करी, तो ईस्ट पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर ये बात उठाई कि यहाँ हमें तकलीफ है। सब ने बोला, सब यूएस और यूएसएसआर स्पेशली, दोनों ने ये कहा कि भारत शायद, और दोनों के मन में ये संकोच था कि शायद भारत वेस्ट पाकिस्तान पे भी हमला करना चाहे। कश्मीर का मुद्दा इम्पोर्टेंट था। पाकिस्तान खुद बार बार लोगों को कह रहा था कि ये भारत का असली खेल ये है। तो मेरे ख्याल से ये, क्योंकि जियोपॉलिटिकल फोर्सेस इस तरह की थी, भारत में एक टोटल क्लैरिटी थी पॉलिसी के स्तर पर कि इस समय हमारा काम है ईस्ट पाकिस्तान के प्रॉब्लम को सुलझाने का। शायद नया देश बन जाए बांग्लादेश, और जो रेफ्यूजीज़ हैं भारत में, इतने जो 10 मिलियन रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं, उनको वापस भेजा जाए। तो ये इस बात पे साफ थे कि ये मौका नहीं था कि आप पीओके वापस लें या अटैक करें। भारत में भी जो अटैक किया था एक सेकेंड फ्रंट, पाकिस्तान ने पहले खोल दिया था 3 तारीख को। तो जो भारत ने जो वेस्टर्न फ्लैंक में जो एक्शन लिया, वो एक रिएक्शन था। असली खेल तो ईस्ट पाकिस्तान में चल रहा। तो एक और बात, जब इंदिरा गांधी के बारे में बात होती है, तो वो जो मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में जिन्होंने सर्व किया है वो भी बोलते हैं, और पॉलिटिकली भी बोलते हैं लोग कि खालिस्तान का जो प्रोजेक्ट है वो इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को खड़ा किया, उनकी पार्टी ने सपोर्ट किया, संजय गांधी ने, और ये सब बातें होती हैं। लेकिन आपकी पुस्तक में मैं पढ़ रहा था, और बहुत जगह भी ये कॉमन नॉलेज है कि जगजीत सिंह चौहान, जो पहले बार उन्होंने सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रेसिडेंट ऑफ खालिस्तान, न्यूयॉर्क टाइम्स में शायद उन्होंने ऐड किया था, वो भी आईएसआई स्पॉन्सर्ड था, और ये हुआ था 1971 में। बांग्लादेश वॉर शायद चल ही रही थी उस समय। तो ये खालिस्तान का जो आइडिया है और ये जो स्पॉन्सरशिप है, और भुट्टो ने तो ये भी बोला था कि आप मतलब लाहौर में आओ और यहाँ से खालिस्तान का मतलब बनाने का प्रोजेक्ट चालू करो। तो ये कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूँगा कि उसकी डिटेल्स जितना आप बता सकें वो भी बताएं। बिल्कुल, ये साफ हो जाता है जो अब रिसर्च निकल रहा है।
इससे और आप इसकी घटनाक्रम, इसका टाइमलाइन देखें तो 1970 से लगभग ये बात खालिस्तान की चल रही। और पाकिस्तान को 1971 के युद्ध से पहले से ही ये लगा कि ये इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद स्पेशली 65 और 71 के युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान को लगा, पहले भुट्टो के ज़माने में और फिर स्पेशली ज़ियाउल हक के ज़माने में, कि ये एक इंडिया का फॉल्ट लाइन है और इसे हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए, कि हमें यहाँ घुसना चाहिए। और एक लो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉरफेयर है कि आप भारत से अब कन्वेंशनल युद्ध में नहीं जीत सकते। 65 और 71 की वॉर के बाद ये पाकिस्तान की फ़ौज को साफ हो गया था। तो आप सब कन्वेंशनल युद्ध करें, प्रॉक्सी वॉरफेयर करें, पंजाब में कुछ करें, कश्मीर में कुछ करें, और न्यूक्लियर फील्ड में पैरिटी लाएं कि न्यूक्लियर में हम आपकी टक्कर ले सकते हैं, और प्रॉक्सी वॉरफेयर। तो ये पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी बनी उस समय। और खालिस्तान मूवमेंट को बहुत सा सपोर्ट, और पंजाब का मूवमेंट जो 80 के दशक में हमको दिखा, उसमें तरह तरह के जो वेपन्स और जो सपोर्ट मिली वो तो बॉर्डर पार से आ रही थी। और इसमें हो सकता है कि भारत में भी राजनीतिक खेल खेला गया, मगर असली सपोर्ट जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को और जो वायलेंस हुआ, और नैरेटिव वॉर ऑल्सो, हाँ नैरेटिव वॉर, हर तरह की सपोर्ट वो पाकिस्तान से आ रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये युद्ध वो आसानी से जीत सकते हैं। एक कन्वेंशनल युद्ध हुआ तो वो 65 और 71 की तरह हार सकते। ज़ियाउल हक की आपने बात की, जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ उसके बाद वो फ्यूनरल पे आए थे, और राजीव गांधी से मिलने के बाद वो होटल में जाते हैं, वो कहानी बताइए। तो वो होटल में जाते हैं, इंदिरा गांधी से काफ़ी डरते थे वो ज़ियाउल हक, क्योंकि एक तो 71 का सारा बैकग्राउंड था, और दूसरा उनको लगा था कि उनके आने के बाद 77 to 79 जब जनता गवर्नमेंट थी, थोड़ी आगे गाड़ी खिंची थी, और इंदिरा गांधी के आने के बाद उनको लग रहा था कि उनकी असलियत पहचानने लगे हैं लोग। तो जब इंदिरा गांधी का देहांत हुआ और वो आए, और वो अपने होटल में आए, उनके यहाँ सब पाकिस्तानी थे, उनको लगा उनकी डेलीगेशन के लोग, एक भारत का प्रोटोकॉल का ऑफिसर भी था साथ में, उन्होंने शायद समझा नहीं कि वो भारतीय है, उन्होंने सोचा सब पाकिस्तानी है। तो किसी ने बोला सर लिफ्ट नहीं चल रही, अशोका होटल था शायद, कि तो ऊपर आपको चढ़ना पड़ेगा 5वें माले पे। हाँ, तो उन्होंने बोला आज तो हम कितना भी चढ़ जाएंगे। तो वो मतलब बहुत खुशी थी उनमें, हर्ष था कि मिसेस गांधी नहीं रही, उनको लगा कि अब बेहतर होगा। और ये जो झलकता है इसमें कि पाकिस्तान के जो भारत में जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं, उनका खौफ भी है और रिस्पेक्ट भी है, और काफ़ी हेट्रेड भी है कि उनके जाने पर उनको इतनी खुशी हो रही है। एक और बात जो बहुत लोगों को नहीं, मेरे को भी नहीं पता था, और मैंने तो बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं पाकिस्तान, कश्मीर और इन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, लेकिन 5 फरवरी 1990 को जो कश्मीर सॉलिडेरिटी डे भी मनाया जाता है, वहाँ पे पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जो इस्लाम पसंद जो आपने टर्म यूज़ की है, उन पार्टीज़ ने सिविलियंस को मोबिलाइज़ किया था पाकिस्तान में क्रॉस करने के लिए, LOC क्रॉस करो, और इंडिया पे एक तरीके से सिविलियन हमला। तो ये इंसिडेंट मेरे को नहीं पता था कि ऐसा भी हुआ था, और आर्मी को डील करना पड़ा उससे। बिल्कुल, और ताज्जुब की बात है कि ये हाल में हुआ 1990 में, और ये टेम्पलेट नई नहीं है, क्योंकि 1947 में एग्जैक्टली ये हुआ कि अकबर खान थे तब, उन्होंने ये फैसला किया कि 1947 में कि जब कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, भारत में अभी उसका एक्सेशन नहीं हुआ था 26 अक्टूबर तक, तो उन्होंने एक कबायलीज़ की सेना बनाई
पठानों, पश्तून पठान कबालीस की, और वो बोला कि इनको, इस लश्कर को हम भेजते हैं भारत में और ये कब्ज़ा कर लेंगे, और डिनाइबिलिटी भी है, और कश्मीर पे कब्ज़ा करने का कोशिश करी। ये बैकफायर हुआ, क्योंकि इतिहास कुछ अलग हो सकता था अगर ये नहीं करते। क्योंकि उसी के कारण महाराजा ने फैसला किया एक्सेशन, भारत का एक्सेशन 26 अक्टूबर का करने का। तो ये टेम्पलेट फिर 65 में फिर से यूज़ हुई, फिर से उन्होंने लश्करों को भेजा, या अपने ट्रूप्स को भेजा जो डिस्गाइज एज लश्कर, कि इनको लगे कि ये सिविलियंस हैं। और यही एक टेम्पलेट, एक पुरानी सोच थी जो 1990 में उन्होंने कहा कि कश्मीर, कई मोड़ आए जब कश्मीर को इज़ अ राइप फ्रूट, इज़ अ फ्रूट राइप टू फॉल इनटू अ लैप। ये एक नैरेटिव बनाया गया कि अब कश्मीर तैयार है, वहाँ पे रिबेलियन होने वाला है, बस हमको मिलने वाला है, आप कुछ लोग भेज दें, उससे वो ट्रिगर हो जाएगा। और तो इस सोच से भेजा गया था। और फिर जो उनका परिणाम हुआ, गोली चली ये और वापस किया गया, उसकी वजह से फिर ये सोच थोड़ी कम हुई। 1999 में क्या हुआ, कारगिल में भी यही सोचा गया कि आप भेष बना के लोगों को एज सिविलियंस, आर्मी वालों को आप भेजें और सोचें कि शायद कश्मीर के आप स्टेटस को में कोई परिवर्तन ला सकें। आपने बुक में सर एक इंस्टेंस जो मेंशन किया है, अब्दुल बासित ने जो भी लिखा है कि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, जनवरी फरवरी मार्च, तो वो पाकिस्तान उसको, भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टैग है वो एनडीए में उसका उन्होंने टर्म चेंज कर दिया, वो देना चाहते थे। लेकिन अब्दुल बासित ने लिखा है कि उनको किसी ने अप्रोच किया, कि जिसने क्लेम किया कि वो इनकमिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और इनके दोस्त हैं, और अगर अच्छा होगा कि ये जो जाने वाली कांग्रेस सरकार है इसकी बजाय जो आने वाले जो एनडीए सरकार है उसके साथ अगर एमएफएन का जो स्टेटस है वो दिया जाए, तो एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत एक नई सरकार के साथ हो। तो ये कितनी कहानी सही है, कितनी गलत है? देखिए, पाकिस्तान के उच्चायुक्त ये बात कह रहे हैं और वो एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि उनकी मुलाकात हुई किसी के साथ, उन्होंने नाम नहीं बताया, कि उन्होंने कहा कि बदलने वाला है, सरकार बदलने वाली है, अभी कोई फ़ायदा नहीं। तो एक तरह से ये सलाह ठीक है, क्योंकि आप वैसे भी कोई बड़ी पहल करें या बड़ा कदम उठाएं, आप किसी एक सरकार की अंतिम घड़ियों में नहीं लेंगे। वो आप चाहेंगे कि नई पहल हो जो एक नई सरकार के साथ हो। तो इट्स नॉट वेरी सरप्राइजिंग कि एक तरह से ये मैसेज गया हो कि आप नया कदम उठा रहे हैं। और इन रिश्तों में कई ऐसे लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में, और एक तरह से बहुत अच्छी बात है कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर से लोग इन्वॉल्व रहते हैं, कि एक अलग चैनल आपको मिल जाता है कम्युनिकेशन का। तो मेरे ख्याल से कुछ सच्चाई है ज़रूर, क्योंकि उन्होंने कहा कि, और किसी ने इसको विशेष रूप से डिनाई भी नहीं किया है, कि लगभग तैयारी थी। हमने 1996 में मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट दे दिया था, एमएफएन ट्रीटमेंट। पाकिस्तान में कई बार करीब आए देने के, और कई बार एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उसमें उर्दू में अनुवाद उसका हो रहा था बेहद पसंदीदा मुल्क जो एक राजनीतिक तकलीफ पहुंचा सकता था। तो उसका नाम भी बदला गया, जैसे आपने कहा, एनडीएमए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट एक्सेस, और इसके बारे में भी चर्चा हुई कि इसको दिया जाए। और फिर ये बात हुई कि इसको देते हैं, एक नई सरकार को आने दें और नई पहल होगी और उसके बाद दिया जाएगा। तो वो फिर कभी नहीं हो पाया। मगर ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, दिस इज़ क्वाइट अनसरप्राइजिंग कि कोई नई सरकार का, आने वाली सरकार का कोई दोस्त या रिप्रेजेंटेटिव ये बोले
कि हमारी सरकार आने दो, तब ये पहल करो। सर आखिरी में एक सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा, मान लीजिए कुछ हो गया किसी देश के बीच में, भारत पाकिस्तान, भारत समन किया जाता है हाई कमिश्नर को, एम्बेसडर को कि आप आइए, और फिर हम देखते हैं कि मान लीजिए कि 1:05 पे वो अंदर जाते हैं, 1:09 पे वो बाहर आ जाते हैं, तो क्या मतलब प्रोसेस होता है अंदर? जब आपने तो ऐसा फेस भी किया है, हो सकता है कि 4 मिनट के लिए ना किया हो लेकिन ज़्यादा के लिए किया हो, तो जब आप जाते हैं और वो कहते हैं स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया या अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया, उनको डांट फटकार लगाई, तो एक्चुअली में होता क्या है जब आप अंदर जाते हैं? तो आपने दोनों साइड का क्या एक्सपीरियंस है? तो एक जो हुआ था उसका तो मैंने विवरण भी दिया है। मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी पाकिस्तान के विदेश सचिव के साथ। तो कई बार तो मामला काफ़ी गंभीर होता है और सीरियस होता है, तो फिर लोग एक्चुअली अपने सीरियसली बात करते हैं और कहा सुनी होती है। कई बार ये भारत पाकिस्तान संबंधों में तो ये एक साधारण सी बात है कि आपको समन किया गया, कि फायरिंग हुई है, किसी की मौत हुई है, कुछ हुआ है। तो इसमें तो कई बार ये भी होता है कि आप बैठे, उन्होंने बोला कि अच्छा क्या हाल है, आपने हाथ मिलाया और बोला कि देखिए ये हमारे पास एक सीरियस मामला है, ये आप देख लें, इसके पहले 2 वाक्य मैंने पढ़ दिए, या आप जाके देख लें। और उसके बाद और चीज़ों की बात होती है कि अच्छा वो क्या चल रहा है, उस इनिशिएटिव का क्या है, और तो इससे बहुत ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लिया जाता क्योंकि इतनी बार समन किया जाता है। तो एक साधारण सी बात हो जाती है। और मगर कई बार बड़े मामले होते हैं तो उस समय लोग ज़्यादा गंभीर रहते हैं कि एक बड़ी मैसेज देनी है। तो निर्भर करता है सिचुएशन पे। और आपने कहा कि क्यों इतनी छोटी सी मुलाकात रहती है क्योंकि कभी कभी आपको कहा जाता है कि देखिए हमारी सरकार बहुत आक्रोश में है, बहुत गुस्सा है, ये 1 पन्ने का डिमार्श है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये हमारे 5 मिनट बाद मीडिया में होगा, इसे आप ले जाएं और अपना जवाब दें। बस इतना ही, बस 2 मिनट का काम। 2 मिनट में काम खत्म। तो इसलिए वो जल्दी 4 मिनट में बाहर भी आ जाते हैं। 4 मिनट में बाहर। तो उस तरह से भी हो सकता है, कभी कभी विस्तार में बात हो सकती है, कभी कभी बहुत ही प्रैक्टिकल ज़रूरत है कि आपकी एक और मीटिंग है 10 मिनट बाद, तो आप बोलें कि देखिए निपटा दें आप उसको कि ये कागज़ है ये, और फिर वो मीडिया में वो जो आपने कहा कही बात वो बाहर आता है। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने इतने विस्तार से बात किया। दूसरे पार्ट जो हम करेंगे उसमें हम वाजपेयी जी के साथ जो आपका टेन्योर रहा एज अ डिप्टी सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, उस पर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। थैंक यू सो मच, और ये पुस्तक आप ज़रूर खरीदें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।